पासवान जो एलजेपी रामविलास पासवान के फैक्शन के स्टार हैं इस वक्त, क्योंकि सेंट% इनका स्ट्राइक रेट है। मोदी के ये हनुमान खुद इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। और चिराग पासवान, आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत पर स्वागत है और ढेर सारी बधाई हमारे दर्शकों की तरफ से और दोनों चैनल्स की तरफ से आपको। ये 100% स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला कैसे बनाया आपने चिराग पासवान जी? और मैं ये कह दूं, क्योंकि मैं रिपोर्टर थी उस जमाने में जब रामविलास पासवान जी मंत्री थे और मैं कवर करती थी बीट। आज जहां भी होंगे खुश तो बहुत होंगे आपको देखकर। ये फॉर्मूला कौन सा है आपका? थैंक यू नाविका जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स सबसे पहले। और मुझे लगता है मैं शायद इस बात को कह सकता हूं कि जो मैं फील कर रहा हूं शायद आप भी फील कर सकते हैं पापा को लेकर, क्योंकि आपने भी उनके साथ करीबी रूप में आपने काम किया, आपने उनको जाना पहचाना। तो आपने जब ये कहा कि वो जहां भी होंगे खुश बहुत होंगे, मैं मानता हूं ही मस्ट बी वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। पापा को हमेशा माना जाता था इस बात के लिए कि उनका जहां भी रहे उन्होंने गठबंधन में हमेशा बेहतरीन परफॉर्म किया। 2014 में 7 सीटें पापा लड़ रहे थे, 7 में से 6 सीटें जीते। 2019 में उनका भी स्ट्राइक रेट 100% रहा, 6 की 6 सीटें वो जीते। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर भी, और काफ़ी लोग थे जो नज़र गड़ाकर इस बात को देख रहे थे कि मैं कितनी जीतता हूँ, क्या उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल पाता हूँ कि नहीं। पर मैं मानता हूँ कि उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार है मुझ में, तो उन्हीं की कार्यशैली को लेकर आगे बढ़ रहा था। तो जिस मंत्र का आप जिक्र कर रही हैं कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से 5 से 5 जीता, मुझे लगता है पापा के संस्कार थे जिसकी वजह से परिणाम 100% स्ट्राइक रेट के तौर पर सामने आया। चिराग पासवान जी, आप अपने आप को मोदी के हनुमान कह रहे थे और हर रैली में आप इसी तरह अपने आप को दिखाते थे और आपके और मोदी जी के बीच में एक खास केमिस्ट्री नजर आती थी। कभी वो आपको गले लगाते, कभी आपको आशीर्वाद देते। आज ये जो 5 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाली हैं, क्योंकि बीजेपी का रिजल्ट उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का शायद लोगों को उम्मीद थी, एग्जिट पोल्स को उम्मीद थी और बीजेपी को खुद जिसकी उम्मीद थी। अब आपकी भूमिका क्या रहेगी? मुझे नहीं पता नाविका जी मेरी क्या भूमिका रहेगी, बट हाँ, जिस भूमिका के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे वो मेरे प्रधानमंत्री जी की भूमिका थी कि वो देश में तीसरी बार देश का नेतृत्व करे। मैं मानता हूं और मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को मानता हूं कि देश के विकास के लिए जरूरी है मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। एक प्रधानमंत्री जो 2047 तक देश को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रधानमंत्री जो अगले 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस सोच का धरातल पर उतरना जरूरी है और वो मेरे प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। तो हम तमाम घटक दल उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। उस लक्ष्य में हम लोग सफल रहे। हाँ, कहीं ना कहीं संभवतः चूक हुई है। नाविका जी, होता क्या ना, हम लोगों ने अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य रख दिया था 400 सीटों का कि अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो सवाल जरूर उठते हैं कि क्यों। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, उसको भी हम लोग सुधार करेंगे, बट ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। अगर देश के इतिहास को मैंने ठीक से समझा तो दूसरी बार देश में ऐसा होने जा रहा है, देश के आज़ादी के बाद के इतिहास में, इन 70 सालों के में 7 दशकों में, कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनडीए को जिस तरीके से एक बड़ा जनादेश इस बार भी मिला है, और मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर भरोसा है लोगों को, और आने वाले दिनों में हर अपनी उस गारंटी को वो धरातल पर उतारेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कल एनडीए की बैठक हुई, तमाम घटक दल जिसमें बड़ी तादाद में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चंद्रबाबू नायडू जी के, नीतीश कुमार जी के, और नीतीश कुमार जी और आपके बीच में जो पुरानी एक खटास थी, उससे कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि ये एनडीए एक नई एनडीए होगी, एक नई केमिस्ट्री होगी जिसके साथ सरकार बनेगी। आप
अपना रोल, जेडीयू का रोल, और जो तमाम सामने आ रही हैं बातें कि कोई 3 पोर्टफोलियो मांग रहा है, कोई 4 पोर्टफोलियो मांग रहा है, 4 एमपी पे 1 पोर्टफोलियो, आपके 5 हैं तो आपको तो 1.25 पोर्टफोलियो मिलना चाहिए। तो आपकी क्या मांग रहेगी और एनडीए के बाकी घटक दलों की क्या मांगे हैं? कुछ इस पर बातचीत हुई? सो लेट मी पुट दिस वेरी क्लियर ऑन रिकॉर्ड नाविका जी। कल हम लोग की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम एनडीए के लीडर्स की ये बैठक थी और हर किसी ने एक स्वर में बिना किसी शर्त के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। एंड वी ऑल आर वेरी 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 क्लियर इन आवर हेड्स कि ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत है। लोगों का उनके प्रति जो विश्वास है ये उसकी जीत है, उनकी गरीब कल्याण की योजनाओं की ये जीत है। ऐसे में बिना किसी शर्त के मैं भी कल शाम से और आज सुबह से ज़्यादा प्रमुखता से ये तमाम डिमांड सुन रहा हूँ कि इस घटक दल ने इतनी सीट, इतने पोर्टफोलियो, फलाना ढिमकाना मंत्रालयों की मांग की। इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। हम में से किसी ने कहीं कोई मांग नहीं की और ये पूरी तरीके से विशेषाधिकार मेरे प्रधानमंत्री जी का है कि अपने मंत्रिमंडल में वो किनको रखते हैं, किनको नहीं रखते हैं। किसी घटक दल की इसमें कोई डिमांड नहीं है। और आपने मेरे और मेरे मुख्यमंत्री जी के रिश्तों का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है डन एंड डस्टेड। बहुत मधुर रिश्ते हैं आज की तारीख में। कल मैं पटना, दिल्ली आने से पहले पटना में 19 से ही मुलाकात करने गया, मेरे तमाम सांसद मेरे साथ थे और क्योंकि हम लोग की केमिस्ट्री इतनी बढ़िया थी, मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री और हमारी, यही परिणामों में दिखा है। बिहार में जिस तरीके से एनडीए का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को आया है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तो ये परिणाम इसीलिए आए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी की पार्टी, मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम घटक दलों ने एक साथ मिलकर मेहनत की, प्रचार किया, लड़े, जीते और अब सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग जी, मैं आपसे फिर पूछूंगी, हम भी अब 30 साल से कोalition गवर्नमेंट्स को देख रहे हैं, इतनी हमारी भी भूमिका रह चुकी है पत्रकारिता में। और जब कोalition पार्टीज मिलकर एक सरकार बनाती हैं तो उसमें तय होता है, आप इसको सामने कहें या ना कहें, ये सीन्स के पीछे थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, किस तरह का महकमा चाहिए, ये तमाम बातें होती हैं। बल्कि रामविलास पासवान जी के समय में तो ये बहुत हम लोग उन्हीं से मजाक करते थे कि अगर चुनाव से पहले वो कहीं किसी दूसरे कोalition में जाते थे तो कहते थे कि अब मान के चल लो जहां रामविलास पासवान जी गए हैं वही कोalition जीतेगी और फिर उनका महकमा बहुत अच्छा होगा, सरकार। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछती हूं, आप लेट्स बी प्रैक्टिकल, आप क्या रखेंगे एक्सपेक्टेशन, क्या आपकी अपनी सोच होगी, और आपके चाचा जी भी तो हैं, उनकी भी क्या भूमिका रहेगी? सो नाविका जी, एज यू सेड, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। आपके अनुभव की और मेरे पिता के अनुभव की मैं तुलना कतई नहीं कर सकता हूँ। सो आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, आई डोंट इवन नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। आई थिंक आई एम टू नाइव अभी फिलहाल राइट नाउ। इतना आपने जरूर ठीक कहा कि मेरे पिता का किसी भी अलायंस में जाना एक शुभ संकेत जरूर होता था। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि पापा ने कभी पोस्ट पोल अलायंसेज नहीं किए। किसी की सरकार बन रही है इसलिए उसका समर्थन कर दे, ये उन्होंने कभी नहीं किया। हमेशा प्री पोल अलायंसेज किए और जिसके साथ किए उसकी सरकार बनी। तो ये एक शुभ संकेत उनका हमेशा रहता था और उस सरकार में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी जाती थी। पर वो रामविलास पासवान थे। ये अभी बात यहाँ पे चिराग पासवान की हो रही है। मुझे नहीं पता मेरी क्या भूमिका होगी, नहीं होगी, बट हाँ, जो भी होगी उसको सहज स्वीकार जरूर करूंगा। आप कह रहे हैं नहीं भी हो सकती, ऐसा भी हो सकता है हनुमान जी के साथ? as I said, I don't even know what to expect, नाविका जी। और इसीलिए मैंने कहा, मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर था, मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। ऐसे में बिहार से उनकी उम्मीदों को मैं ज़रूर पूरा कर सकूं, इसके लिए मैंने ज़रूर दिन रात प्रयास किया। लगभग 200 के करीब मैंने वहाँ पे बिहार में मैंने सभाएं की हैं। हर उस सभा में सुनिश्चित किया कि मेरे प्रधानमंत्री जी को वो सीट में जिता कर दे सकूँ। बिहार में हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहा, मेरे लिए यही
बहुत खुशी की बात है। एक इस तरह की बात भी निकल कर आ रही है कि जेडीयू चाहता है कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा दोबारा से हो और कुछ इसको लेकर वोटर्स में नाराजगी है। आपको इलेक्शन के दौरान ऐसा महसूस हुआ और आपको लगता है यह अग्निवीर स्कीम की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, मैं पहले बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं एक बात को मैं बहुत क्लियर कर दूं, ज़मीन पर, और ये मतलब बहुत बड़ी बात है नाविका जी, 10 साल से मैं भी चुनावी रण क्षेत्र में हूँ, 2 बार का सांसद रह चुका हूँ, तीसरी बार मुझे इस बार भारत की संसद में जाने का मौका मिलेगा। मैंने पहली बार ये अनुभव किया कि किसी एक नेता, किसी एक गठबंधन, किसी एक सरकार के प्रति जीरो एंटी इनकम्बेंसी। मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का तो भी नहीं था, बल्कि जो उत्साह था वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम पर था, किसी विपक्ष के नेता के नाम पर नहीं था। बट हाँ, उसके बावजूद हम लोग अपने लक्ष्य से थोड़ा सा चूके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमियां रही हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग चूके हैं। क्या वो कारण रहे, उसकी समीक्षा होनी जरूरी है, ताकि 2029 में हम लोग पुनः अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए हम लोग सरकार बनाए। ऐसे में क्या क्या कारण रहे, हर एक दल को अपना अपना जो अनुभव होगा, मुझे लगता है सरकार की गहमा गहमी एक बार समाप्त हो, एक बार शपथ ले ले सरकार, तैयार हो जाए, फिर एनडीए के तमाम साथी बैठेंगे और जो भी डैमेज है उसको रिपेयर कर 2029 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। चिराग पासवान जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद आपकी माता जी जो उन तस्वीरों में दिख रही हैं जब आप जीते, उन्हें भी हम याद करते हैं, रामविलास पासवान जी के साथ मिलते थे और वो बहुत खुश हैं। आप चाहेंगे कि वो भी संसद में आए, राज्यसभा में आए? कुछ ऐसी अटकलें सुनने को मिल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने मेरी चाहत जाननी चाहिए, मैं बिल्कुल चाहता हूं, बट अगर आप उनकी चाहत सुनेंगी तो वो कतई नहीं आना चाहती हैं। शी इज एब्सोल्युटली क्लियर, शी स्टूड लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर माई फादर एंड शी इज प्लेइंग द सेम रोल फॉर मी। मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी ढाल बनकर वो इस कठिन समय में मेरे साथ खड़ी रहीं। वो दिन भी याद है जब पार्टी परिवार टूटा और सिर्फ मैं और मेरी माँ थे, और आज का भी दिन है जब मॉम उतने ही प्राइड के साथ, शी इज सो प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस दैट मी एंड माई पार्टी डिड, बट वो अपनी भूमिका को वहीं तक सीमित रखना चाहती हैं। पर्दे के पीछे रहकर मेरी पार्टी के निर्णयों में उनकी एक अहम भूमिका रहती है, हम लोग की कार्यशैली में उनकी एक अहम भूमिका रहती है, बट किसी सदन का वो सदस्य बने उसके लिए उन्होंने हमेशा डिनाई किया। इससे पहले भी ये प्रस्ताव हम लोग के पास था कि अगर वो राज्यसभा जाएं, बट उन्होंने बहुत विनम्रता से उसको अस्वीकार किया। वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी तरह एक युवा नेता हैं बिहार में, तेजस्वी यादव जी, जो रुक रुक कर ये बार बार कह रहे हैं कि देखते जाइए आगे क्या होता है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपको लगता है कहीं कोई उम्मीद है कि विपक्षी पार्टीज जो इंडिया अलायंस की हैं वो दावा कर सकती हैं, एक सरकार बनाने की कोशिश कर सकती हैं? नहीं तो फिर तेजस्वी यादव जी के इस वाक्य का अर्थ क्या आप समझते हैं? सो नाविका जी, एक कहावत नहीं, बट कहते हैं ऐसा, झांसे में फांस के रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसको क्या कहने का मतलब होता है। आप ना फंसा के रखते हैं अपने लोगों को, ताकि वो आपसे छितरे नहीं, आपसे बिखरे नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि राजद का एक खराब प्रदर्शन होने जा रहा है, महागठबंधन का बिहार में खराब प्रदर्शन होने जा रहा है। जिस तरीके से ये लोग भूमिका बांध रहे थे कि भाई अब हम लोग एनडीए खाता तक नहीं खोल पाएगा और ये लोग सारी की सारी सीटें प्रचंड बहुमत के साथ ये लोग जीतेंगे, ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। उस वक्त भी वो दावे इसीलिए किए जा रहे थे, क्यों? ताकि वो अपने लोगों को फांस के रखें, इनकी हार को देखते हुए इनके लोग इनसे भागे नहीं। आज पुनः, और ये 5 साल तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि इनको डर है इस बात का कि जिस तरीके से एनडीए हर बार बहुमत के साथ सरकार बनाता जा रहा है, तो कहीं इनके लोग इनका साथ ना छोड़ दें। ये वही हैं जिन्होंने मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट वीडियो और नॉट, बट रील्स में आजकल खूब वायरल हो रहा है, जहाँ पे तेजस्वी मुझे हार की मुबारकबाद दे रहे हैं। हकीकत यह है कि राजनीति में अभी भी नादान है ये। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार और बिहारियों की सोच को ये समझ नहीं पाए हैं और गाहे बगाहे इस तरीके के बच्चों वाले बयान देते रहते हैं।
मैं आपसे ये पूछूंगी कि प्री पोल अलायंस जो थी या प्री पोल जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में चीजें थी, यूसीसी हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, इन तमाम मुद्दों पर आप कहां खड़े होंगे? देखिए, जब ये टेबल पे आएंगे तो डेफिनेटली हर दल, हर पार्टी अपना मत इसके ऊपर रखेगी। बट हाँ, जब आप किसी गठबंधन में होते हैं तो वो गठबंधन वैचारिक तौर पर होता है। आप उस गठबंधन की नीति सिद्धांतों से अधिकांश तौर पर आप सहमति रखते हैं, इसीलिए आप उस गठबंधन के साथ, उस सोच के साथ आप अपने आप को जोड़ते हैं। Having said that, I think every ally partner has this liberty, has this independence to be in an alliance that's based on issues. मैंने 2014 में भी इस बात को मैंने स्पष्ट तौर से कहा था कि मुद्दों के आधार पर ये गठबंधन है। अगर कभी कहीं पे हम लोगों के इश्यूज के साथ हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो हम लोग अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगे, और गाहे बगाहे हम लोगों ने किया भी है। उसका एक उदाहरण, पीछे जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट के डाइल्यूशन का एक मामला आया था, तो उस वक्त भी खुलकर मैंने, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, खुलकर हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था। और मुझे लगता है कि ये गठबंधन हम लोग को वो स्वतंत्रता देता है। मैं कल की बैठक की अंदरूनी बातें कहनी नहीं चाहिए, बट मेरे प्रधानमंत्री जी का ये जिक्र मैं जरूर करूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने कल दोहराते हुए इस बात को कहा कि दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर डिस्कशन। आप लोग आए, अपनी बातों को रखें, और मैं हर सुझाव, मतलब कोट अनकोट मैं उन्हीं के वाक्य को मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं हर सुझाव को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अपने सुझाव मुझे दें ताकि उसके आधार पर ये सरकार बेहतर प्रदर्शन कर सके। जब इस गठबंधन का नेतृत्व करता ही इस बात को कहता है तो वो लिबर्टी हम लोग को मिलती है अपनी बातों को रखने की। तो जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, किसी भी दल को इन मुद्दों को लेकर सहमति, असहमति, कुछ भी तरीके की सुझाव, जानकारी, उसके लिए मुझे लगता है एनडीए का वो मंच हमेशा से खुला हुआ है। बातचीत कर कर ही हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आगे चलने में लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी शक्ति घटी है क्योंकि 63 सीटों का लॉस हुआ है बीजेपी को। अब जो ये अलायंस है वो बीजेपी अकेले नहीं है, बैसाखियों पर है। ये तमाम चीज़ें विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या मोदी 3.0 उस तरह के कड़े फैसले ले पाएगा जिस तरह के कड़े फैसलों का उन्होंने हमेशा एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दिया है 2014 की सरकार में, 2019 की सरकार में? वो कहते हैं ना, दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इस तरीके की बातें जब कोई कहता है तो वो अपने आप को तसल्ली देता है। ये वो लोग हैं जो मेरे प्रधानमंत्री जी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये वो सोच है जो मेरे प्रधानमंत्री जी को कड़े फैसले लेते हुए देख घबराते हैं। पिछले 10 सालों में जिस मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री जी ने फैसले लिए हैं, उससे ज़्यादा मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री अगले 5 सालों में फैसले लेंगे, क्योंकि पूरा एनडीए चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है और उनके हर फैसले में एनडीए के हर एक घटक दल का समर्थन मौजूद है। तो ऐसे में जब लोग ऐसी बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को जाहिर करते हैं। वो ऐसा चाहते हैं इसीलिए ऐसा बोलते हैं, पर हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। मेरे प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनकी बातें देख लीजिए, हर बातों में आपको वो कॉन्फिडेंस दिखेगा जो पिछले 10 सालों में ही नहीं बल्कि पिछले 25 सालों में हम लोग को देखने को मिला जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और उसी तेवर के साथ, उसी मजबूती के साथ अगले 5 साल भी मेरे प्रधानमंत्री दिखेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। चिराग पासवान जी, आपके चाचा जान जो हैं वो सीटें तो नहीं हैं, लेकिन हर स्टेज पर वो साथ में दिखे जब चुनावी रैलीज हो रही थी। उनकी कोई भूमिका होगी या आपका सरकार में या अलायंस में या आपके बीच में जो मन मुटाव है वो रिजॉल्व होने का, परिवार एक हो जाएगा? ये सवाल लोगों के मन में तो है। नाविका जी, परिवार का विषय उसमें मैं बाद में आऊंगा क्योंकि वो पारिवारिक विषय है। आई एम नोबडी टू टेक एनी कॉल ऑन दिस। मैं एक बिहारी परिवार से आता हूं और हम लोग के यहाँ बिहार के बड़े परिवार के बड़े ही
परिवार से जुड़े विषयों पर फैसले लेते हैं। ऐसे में मैं दूसरी पीढ़ी का हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। परिवार के बड़ों को ही ये फैसला लेना है कि परिवार एक होगा नहीं होगा। मेरी फूआ हैं, फूफा जी हैं, मेरी माँ है, सब लोग हैं। इन सबको, मेरी बहनें हैं बड़ी, उन लोगों को सबको मिलकर ये फैसला लेना। बट हाँ, जहाँ तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का आपने जिक्र किया, जिस व्यक्ति ने एनडीए गठबंधन को कमज़ोर करने का प्रयास किया हो, उनके साथ एनडीए का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जिनकी भूमिका एनडीए के प्रत्याशियों को हराने को लेकर रही हो, एनडीए में ऐसे दलों का कहीं कोई स्थान नहीं है। ऐसे नेता, ऐसे दल कहीं भी एनडीए, और इसीलिए कल एनडीए लीडर्स की जब बैठक थी तो उसमें आपको वो दिखे नहीं ना। उसका कारण ही यही था कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशियों को हराने में उनकी भूमिका रही, जिसको कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बहुत सही तरीके से आपने सवाल का जवाब भी दिया और कोई ऐसी बात भी नहीं की जो छोटों को बड़ों के बारे में नहीं करनी चाहिए। मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट चिराग पासवान जी। और बस जाते जाते एक चीज़ कहूँगी, बिहार में शायद असेंबली के चुनाव भी आने वाले हैं। कब होते हैं इस पर सबकी नज़र रहेगी, लेकिन आपकी पार्टी ने शंभवी चौधरी, 25 साल की लड़की, आप खुद युवा नेता तेजस्वी, बिहार में पॉलिटिक्स में एक नई खुशबू आ रही है, आ सकती है। क्या बिहार एक नई दिशा दिखा सकता है इस देश को? मुझे लगता है दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। आई थिंक यूनिवर्स के सिद्धांतों में से एक है, नेचुरल शिफ्ट होता है, एक जनरेशनल शिफ्ट होता है। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है। 70 का वो दशक था जब एक नई पीढ़ी को बिहार ने देखा था, जिसमें मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, आदरणीय लालू जी थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, सुशील मोदी जी थे। वो एक नई पीढ़ी युवा नेताओं की उस वक्त आई थी। मुझे लगता है जनरेशनल शिफ्ट के दौर से बिहार इस वक्त गुजर रहा है। नई पीढ़ी आ रही है। जिन तमाम नेताओं का आपने नाम लिया, तेजस्वी हैं, मैं हूँ, मेरी पार्टी के युवा नेता, और नाविका जी मतलब मैं इंक्लूड करूँगा आपके इस सवाल में ही इसी बात को। बिहार में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर अपने समीकरण को बनाकर फ्लॉन्ट करती हैं और एमवाई की बात करती हैं। बट मेरा भी एक एमवाई समीकरण रहा है, क्योंकि आपके सवाल में युवाओं का जिक्र था, इसलिए मैं अपना समीकरण भी चाहूँगा कि उसका भी इसमें जिक्र हो। मेरा अपना भी एक एमवाई समीकरण था जिसमें महिलाएं और युवा थी। मैं सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर 5 में से 4 युवाओं को मैंने मौका दिया। इन 5 में से 2 महिलाओं को मैंने मौका दिया, जहां पे अनुभव के तौर पर वीना जी भी हैं और यंगेस्ट एमपी के तौर पर शांभवी चौधरी भी हैं। और ये ऐसे युवा चेहरे हैं, वेल स्पोकन, आर्टिकुलेट, पढ़े लिखे, जो कल को जब भारत की संसद में खड़े होकर बिहार से जुड़े विषयों को रखेंगे तो बिहार की वो नई छवि देश के सामने आएगी। नए बिहार की वो छवि देश के सामने आएगी। अभी तक जिस प्रदेश को अपराध भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, ऐसे युवा तेजतरार चेहरे, अरुण भारती जी हों, राजेश वर्मा हो, शांभवी हो, अब मुझे पता नहीं आप युवा में गिनेंगे नहीं गिनेंगे, बट जिसमें भी डाले उसमें चिराग पासवान भी हैं, वीना जी भी हैं। ये वो चेहरे हैं जो जब बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे तो मुझे लगता है देश की जनता को एक नए बिहार की छवि देखने को मिलेगी। सो यस, युवा चेहरों का ज़माना है। बिहार में भी अक्रॉस द पार्टी लाइन युवा चेहरे आ रहे हैं, एंड आई थिंक बिहार सबको इक्वल मौका देगी। अब कौन आगे निकलता है, समय बताएगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही, और युवा नेता भी सामने आए और देश में युवाओं को भी आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आपका बंद गले का सूट तैयार होगा, क्योंकि स्वेरिंग इन सेरेमनी है संडे को 9 तारीख को, और आप मंत्री पद का शपथ लेंगे। हमारी नज़रें टिकी रहेंगी। अभी तो आप बता नहीं रहे हैं, शायद ऑफ कैमरा आप बताएंगे कौन सा महकमा, कौन सा विभाग और कहाँ चिराग पासवान शपथ लेंगे मंत्री के बतौर। थैंक यू वेरी मच चिराग पासवान जी, हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई फॉर 100% स्ट्राइक रेट in Bihar, and all the best for a bright future.